अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोग के? आप में से जो लोग अब तक आ गए हैं, वो लोग अटेंडेंस लगा लें लोग अपने अपने। हम यहाँ पे 1-2 मिनट मज़ीद इंतज़ार करते हैं, मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। और आप लोग का वीकेंड कैसा गुजरा? आप लोगों ने वीकेंड के ऊपर क्या क्या किया? और आप में से कितने लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से घरों के अंदर आइसोलेट हुए हुए हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं? ज़रा वो भी बताएं, क्योंकि अब तो क्या खैर कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है कि। और वीकेंड पे आप लोग क्या मसरूफियत रहे? हैं 90,000 का क्या हो गया पाकिस्तान में? ये 'हाँ, अच्छा जी, मोहम्मद एजाज अहमद, आप वेले थे तो आप अपने ब्लॉग के ऊपर काम क्यों नहीं किया? कितनी पोस्ट हो गई हैं आपके ब्लॉग की, ज़रा बताएं हमें? या कितने गीक बना लिए हैं आपने? आसिफ खान 90,000 नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा है। 3 महीने से घर से नहीं निकले, सही है।
रही। एनीवेज आज हम लोग बिल्कुल नई चीज़ सीखने वाले हैं। हम लोगों ने ब्लॉगिंग के ऊपर काम कर लिया है, हम लोगों ने फाइवर के ऊपर काम कर लिया। हम लोग अपने कोर्स का जो तीसरा हिस्सा है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग उसके ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर। ठीक है, जैसे भी किसी स्टूडेंट की बार बार कॉल आ रही थी, तो थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म दिखाएं। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे अवेलेबल होऊंगा। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं 24 घंटे फेसबुक के ऊपर बैठा रहूँ और आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ कि कब आप मुझे मैसेज करें और कब मुझे रिप्लाई करें। ठीक है, थोड़ा सब्र और तामुल से काम लिया करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे होते हैं मैसेज के अंदर। तो वो वाले क्वेश्चन जो है, अब मैं आपको उनका रिप्लाई नहीं करूँगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर एक पोस्ट बनी होती है, उसके अंदर क्वेश्चन कर लें ताकि जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं, फेलो क्लास फेलोज हैं, वो आपको उनका रिप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे गिग पब्लिश नहीं हो रहा, कैसे गिग पब्लिश होता है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिए हैं। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछने ही नहीं चाहिए जब आपके पास यहाँ पे सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, जाएँ उस लेक्चर को दोबारा से देखें, तो देखें वहाँ पे क्या गलती हुई है जो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने न्यू पोस्ट क्रिएट की हुई थी, मैंने उनको अलाउ कर दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था वो कौन से स्टूडेंट है। एटलीस्ट मैं उनको फर्स्ट टाइम देख रहा था, लेकिन जब उनके क्वेश्चन का आंसर हो गया मैंने उनको डिलीट कर दिया। आपने जो क्वेश्चन पूछना है तो ये जो मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, आप इसी के अंदर क्वेश्चन करें जो भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगर नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ये ग्रुप जो है वो आप लोगों की पोस्ट से जो है वो फिल हो जाएगा और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो जो है वो मिस आउट हो जाएगी। तो ये पोस्ट क्रिएट करने का मकसद ही यही है कि आप जो है आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आप इसी से आप इस पोस्ट के अंदर पूछें। वैसे तो पिछले लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके साथ साथ अगर आपने ईमानदारी से वो लेक्चर सुने हैं, उनको फॉलो किया है, तो आप उसी वक्त वो आप उन चीज़ों को जब भी क्वेश्चन कर लेते। लेकिन क्योंकि आप में से मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेजी और कामचोर टाइप हैं, फिर भी मैं उनके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ कि चलो थोड़ा उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, लेकिन मुझे पता होता है वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने कुछ करना वरना है नहीं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ये जो पोस्ट क्रिएट करता हूँ मैं, आप उसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप लेक्चर से 1 मिनट पहले या 1 घंटा पहले कैसे कि यहाँ पे लिखे क्वेश्चन करें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रात के 12 बजे तक बस क्वेश्चन कर लें जो आपका क्वेश्चन है, उसके बाद इसके अंदर भी मजीद क्वेश्चन जो है वो ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने नोट किया होगा हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे न्यू मेंबर्स आए हैं और काफ़ी सारे जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको हम लोगों ने रिमूव कर दिया है, जो लेक्चर सही से नहीं ले रहे थे या जो अपनी अटेंडेंस टाइम पर नहीं लगा रहे थे। उनकी जगह हम लोगों ने कुछ न्यू मेंबर्स को यहाँ पे ऐड करने की ऑप्शन दिया। अगर आप लोग नोट करें, हमारे पास अभी भी तकरीबन 100 मेंबर जो हैं वो वेटिंग लिस्ट में हैं कि कब कोई पुराना मेंबर रिमूव होगा जो कि अटेंडेंस नहीं लगा रहा है, लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है या असाइनमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। तो ये 100 लोग जो है इस वेटिंग लिस्ट में है कि कब उनको रिमूव करके हमें उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आप रिप्लेस ना हो तो आप अपनी प्रॉपर्ली अटेंडेंस लगाएं और प्रॉपर्ली जो आपको काम दिया जा रहा है उसको टाइम टू टाइम करते चले जाएं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं। आज मैंने सोचा कि ज़रा मैं स्टूडेंट की प्रोफाइल को चेक करूँ। ठीक है, तो मैंने प्रोफाइल को चेक किया तो पता चला कि वो मुझसे क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई भी असाइनमेंट नहीं की हुई। तो अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं जब भी आंसर करूँगा मैं आप लोगों की हिस्ट्री चेक कर लूँगा कि आपने असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करने आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप आज से जो आपके क्वेश्चन से उन्हीं लोगों के आंसर होंगे जो कि टाइमली असाइनमेंट्स वगैरह को सबमिट करवा रहे हैं। अगर आप हमारी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा रहे हैं तो मैं भी क्या कहते हैं आपके क्वेश्चन आंसर देने का पाबंद नहीं। ठीक है, मैं आगे क्या कहते हैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकता हूँ कि एक स्टूडेंट जब वो मेरी असाइनमेंट ही नहीं कर रहा है तो मैं उसके आंसर को क्यों मैं उसके क्वेश्चन को क्यों आंसर करूँ। ठीक है, तो आप फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा लें। आई होप आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने लगा ली होगी
आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और एसईओ। पहले थोड़ा सा हम लोग एसईओ का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसईओ के अंदर हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। हम उनको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। होती तो ऐसे दो ही टाइप्स हैं, लेकिन एक टाइप के अंदर जो है दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन सी है? ऑन पेज एसईओ, हमारे पास है ऑफ पेज एसईओ, हमारे पास है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। हम लोग आज इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा ऑन पेज एसईओ की तरफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि एसईओ क्या चीज़ होती है। पहले भी मैं शायद जुमे को मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एसईओ क्या चीज़ होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ये तो खैर सब लोगों को पता ही होगा। सर्च ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर रैंक करते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है, किस चीज़ से, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेबसाइट बनाई हुई है कोरोना वायरस से रिलेटेड, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, कोरोना वायरस टिप्स से रिलेटेड वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, तो आप यही चाहेंगे ना कि गूगल के ऊपर जब भी कोई बंदा इस टर्म को सर्च करे, कोरोना वायरस टिप्स को, तो आपकी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रैंक हो रही है, ठीक है। वो रैंक किस तरह से होती है, वो चीज़ हम सीखते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ठीक है। अगेन से रिपीट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं सादा से ज़्यादा सादा लफ्ज़ों के अंदर आपके साथ बयान कर सकूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट के अंदर रैंक कर रहे होते हैं। यानी कि पहले पेज के अंदर हमारी वेबसाइट किसी न किसी तरह से शो हो जाए। अगर हमारी वेबसाइट पहले पेज के ऊपर शो हो जाए तो इसका हरगिज़ मतलब यही नहीं है कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रोक देते हैं, बल्कि हम क्या कहते हैं, उसकी पोजीशन जो है ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10वें नंबर के ऊपर आपकी वेबसाइट आ रही है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये नहीं होता है कि आपने कहा कि बस मेरी वेबसाइट तो यहाँ नज़र आने लग गई है, अब मैं इसको छोड़ दूँ, बल्कि आपने क्या करना होता है, अगर आपकी वेबसाइट 10वें नंबर पर नज़र आ रही है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए वो 9वें नंबर पे आ जाए। 9वें नंबर से फिर आपने 8वें नंबर पे लेके जानी होती है। आपने क्या करना होता है, इसको टॉप के ऊपर यहाँ तक लेके आना होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग जब भी हम लोग कुछ गूगल करते हैं तो गूगल के ऊपर जो यूज़र्स आते हैं, जो भी कुछ सर्च कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, आमतौर पे जो फर्स्ट 3 वेबसाइट्स होती हैं उसको ओपन करके अपना जो उनकी क्यूरी होती है उसको उससे रिलेटेड वो आंसर ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा कम ऐसे लोग होते हैं जो कि पेज 2 पे या पेज 3 पे या पेज 4 पे जा रहे होते हैं, ठीक है। और पेज 10 तक जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है और वो पेज 2 या 3 के ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स नहीं आएंगे। अगर हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो आमतौर पर ये कंसीडर किया जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट दूसरे पेज के ऊपर है तो वो एक किस्म की डेड वेबसाइट है। डेड वेबसाइट किस लिए है? वो इसलिए डेड वेबसाइट है क्योंकि लोग जो हैं वो पेज 2 के ऊपर नहीं जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि पेज 1 के ऊपर से ही अपनी वेबसाइट जो भी उन्होंने चीज़ सर्च करनी होती है उसका जो सोल्यूशन है वो पेज 1 से ही ढूंढ लें। तो अब आप में से बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो पेज 2 या 3 के ऊपर जाते हैं, 4 के ऊपर जाते हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से मैं तो अपनी ज़िंदगी में हार्डली ही कभी पेज 2 के ऊपर गया हूँगा, और पेज 3 या 4 पे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कोई मुझे मूवी डाउनलोड करनी है, कोई म्यूज़िक डाउनलोड करना है, कोई आर्टिकल रीड करना है, कोई न्यूज़ वेरीफाई करनी है मुझे, ठीक है, कोई चीज़ मैंने रीड आउट करनी है, तो मैं आमतौर पे पेज 1 के ऊपर ही जितनी वेबसाइट्स हैं उन्हीं के ऊपर ही उन्हीं से कोई वेबसाइट लेता हूँ और उस पे से ले जाता हूँ, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या किया, अभी तक आप लोगों ने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली है। आप लोगों की वेबसाइट किसी ना किसी पेज पे आ रही होगी, 10वें पे हो सकता है, 10वें से आगे भी कोई पेज है उसके ऊपर भी आ रही हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी वेबसाइट को पेज 1 पे लेके आना है। तो जब वो पेज 1 पे आ जाएगी तो उसके बाद आपने उसको उसकी पोजीशन जो है वो 9 से 8 पे, 8 से 7 पे, 7 से 6 पे, इस तरह से लेकर जानी है। आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हमारे ब्लॉग हमने ब्लॉग क्रिएट किया, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, ट्रैफिक नहीं आ रही। तो ट्रैफिक इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने जिस चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल लिखा है वो पेज 1 के ऊपर शो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपकी वेबसाइट पता नहीं कौन से पेज पे शो हो रही होगी, हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, उसको पेज 1 पर लेके आएंगे ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए
आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी तो आपकी एड के ऊपर ज़्यादा क्लिक होंगे तो आपकी उससे एंडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेस को कि किस तरह से हमारी वेबसाइट पेज वन के ऊपर आ जाए और फिर जब पेज वन के ऊपर आ जाए तो वो किस तरह से मजीद बेहतर पोजीशन के ऊपर जाए, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसकी आसान सी डेफिनेशन उर्दू में यही है कि ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हम लोग अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट के ऊपर रैंक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दो टाइप्स हैं, सॉरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तीन टाइप्स हैं। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की टाइप्स तो दो ही हैं, तीसरी टाइप जो है वो ऑन पेज एसईओ के अंदर ही आती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम लोगों ने इसको भी एक अलग टाइप दे दी है। ठीक है, वरना आमतौर पे अब टेक्निकल एसईओ हम लोग ऑन पेज एसईओ के अंदर ही कंसीडर करते हैं, लेकिन क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो इसलिए हम इसको अलग से डिवाइड कर लिया, इसको अलग से कंसीडर कर रहे हैं ताकि हमारा इसके ऊपर भी उसी तरह ही फोकस है जिस तरह हमारा दूसरी टाइप्स के ऊपर फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑन पेज एसईओ। या मैं आपको पहले इन तीनों चीज़ों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ है, ऑफ पेज एसईओ क्या चीज़ है और टेक्निकल एसईओ क्या चीज़ है। ऑन पेज से मुराद ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, ऑन पेज एसईओ का क्या मतलब है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हैं। आमतौर पर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट वेबसाइट के डिज़ाइन से रिलेटेड काम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं मजीद आप इन चीज़ों से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ से मुराद क्या है, ऑफ पेज एसईओ से मुराद ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए दूसरों की वेबसाइट के ऊपर कर रहे हो। ठीक है, ऑन पेज के ऊपर, ऑन पेज से क्या मुराद है, ऐसी एसईओ की एक्टिविटीज़ जो आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं, यानी कि आर्टिकल राइटिंग वगैरह या डिज़ाइनिंग वगैरह। ठीक है, और ऑफ पेज एसईओ से क्या मुराद है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आप लोग अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए दूसरों की वेबसाइट पे कर रहे होते हैं। और टेक्निकल एसईओ से क्या मुराद है, टेक्निकल एसईओ से मुराद ये है कि वेबसाइट की लैंग्वेज वगैरह जो होती है, लैंग्वेज क्या मतलब HTML, ठीक है, या PHP, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने कोई मैसेज भेजना है सर्च इंजन के रिपोर्ट्स को तो वो भी आप किस तरह से कर सकते, किसके जरिए कर सकते हैं, वो भी आप टेक्निकल एसईओ के अंदर ही करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सर्च इंजन के ऊपर मिलियंस वेबसाइट हैं, मिलियंस क्या बल्कि बिलियंस वेबसाइट्स हैं और इंसानों के लिए नामुमकिन सी बात है कि वो हर वेबसाइट को वेरीफाई करें। तो गूगल ने क्या किया हुआ है, गूगल ने या दुनिया के दूसरे सर्च इंजन ने क्या किया हुआ है, उन्होंने उन वेबसाइट्स को हैंडल करने के लिए भी बोर्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, यानी कि आप कोई भी आर्टिकल पब्लिश करते हो तो आपका आर्टिकल जो है वो कोई इंसान पढ़ के डिसाइड नहीं करता है कि आपका आर्टिकल कौन से कीवर्ड के साथ गूगल सर्च इंजन के ऊपर दिखाना है, बल्कि कौन डिसाइड करता है, बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग मुकम्मल तौर पे जो काम करने वाले हैं वो ऑन पेज एसईओ के ऊपर करने वाले हैं। ऑन पेज एसईओ ऐसी एक्टिविटीज एसईओ की जो कि हम लोग अपनी वेबसाइट पे करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट क्या हो जाए, सर्च इंजन के ऊपर प्रॉपरली रैंक हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, सबसे पहले भी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या चीज़ आ रही होती है। ऑन पेज एसईओ के अंदर जो मेन चीज़ आ रही होती है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर, अच्छा खुद से ज़रा मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं, आप लोगों ने ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बनाया है, ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या चीज़ें खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, ज़रा मुझे ये बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, कि आपकी पूरी अथॉरिटी है उसके ऊपर, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो फटाफट से बताएं। जो भी आपके जहन में आंसर आ रहा है वो बता दें, जरूरी थोड़ा कि सही जवाब हो। जो भी आपके जहन में जवाब आ रहा है फटाफट से बता दें कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं, कंटेंट कर सकते हैं, बिल्कुल
ठीक है। यानी कि आमतौर पे जो दो चीज़ें जो कर सकते हैं वो डिज़ाइन, ठीक है, फीचर्स कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, अपनी वेबसाइट के फीचर्स कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है उसमें, कमेंट्स कर सकते हैं, कंटेंट, टॉपिक, बिल्कुल थीम आप चेंज कर सकते हैं, थीम को कंट्रोल कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं किस टाइप की थीम आपने लगानी है, ठीक है, एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम तमाम चीज़ें हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हैं, और अगर हम लोग इसमें फोकस करें तो हमारा जो मेन वेबसाइट का जो फोकस है वो, सॉरी, जो हमारी जो ऑन पेज हमारी वेबसाइट पर जो मेन कंट्रोल है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, वो हमारी वेबसाइट के कंटेंट पे हो रहा होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के अंदर क्या चीज़ सीखी थी, थोड़ी सी कंटेंट राइटिंग सीखी थी, ठीक है। यानी कि आप लोग अभी तक क्या कर रहे थे, अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिख रहे थे, लेकिन अब आप लोगों ने आर्टिकल नहीं लिखना बल्कि क्या करना है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है, ठीक है। मतलब अभी तक आप जो भी क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने ब्लॉग के ऊपर कंटेंट लिख रहे थे, वो किसके लिए लिख रहे थे, इंसानों के लिए लिख रहे थे। यानी कि आप अपने जहन में रख रहे थे कि आपका जो आर्टिकल है वो फलां उम्र के जो लोग हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं करना है, अगर हम लोग अब चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर रैंक हो, तो हमारा आर्टिकल जो है वो सर्च इंजन के रिपोर्ट्स भी पढ़ सकें। अगर हमारा आर्टिकल सर्च इंजन के रिपोर्ट्स ही नहीं पढ़ पाएंगे तो वो किस तरह से हमारी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट के अंदर शो कराएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आज से आप लोगों ने सिर्फ आर्टिकल राइटिंग नहीं करनी है, बल्कि आप लोगों ने एसईओ सर्च इंजन फ्रेंडली जो है वो आर्टिकल राइटिंग करनी है, ताकि आप जो भी चीज़ लिखें अपने ब्लॉग के ऊपर या अपने फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर या अपने फाइवर की गीक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर, वो सारी की सारी कहाँ पर चली जाए, वो सर्च रिजल्ट के अंदर शो होने लगे, ठीक है। अगर आपने ज़बरदस्त किस्म का हाई फाई किस्म का आर्टिकल लिखा हुआ है लेकिन वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च रिजल्ट के अंदर शो नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, हमेशा क्या करना है, आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, वो हमेशा एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे याद है जब हम लोगों ने शुरू में फाइवर वगैरह पढ़ा था, तो एक दो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं वो आखिर हमसे राइटिंग क्यों करवाएंगे। यानी कि एक बंदा अगर अमेरिका में बैठा हुआ है, वो आखिर एक पाकिस्तानी बंदे को क्यों हायर करेगा अपनी वेबसाइट के आर्टिकल लिखवाने के लिए। या फॉर एग्जांपल एक बंदा अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी बंदे को क्यों हायर करेगा कि आप उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है। हालांकि उसकी हमारे से ज़्यादा बेहतर इंग्लिश है, वो अपनी प्रोडक्ट को हमसे ज़्यादा बेहतर डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी ग्रामर जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर होगी, तो वो हमसे क्यों कर रहा होता है, वो हम लोगों को क्यों हायर कर रहा होता है, वो हम लोगों को इसलिए हायर कर रहा होता है क्योंकि उसे एसईओ उसे राइटिंग करनी तो आती है, लेकिन उसको एसईओ फ्रेंडली राइटिंग करनी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए जो बाहर के लोग बैठे होते हैं वो आप लोगों को इसलिए हायर कर रहे, वो इसलिए हायर नहीं कर रहे होते, एक फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में बैठा हुआ बंदा आपको इसलिए हायर नहीं कर रहा है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, वो आपको इसलिए हायर कर रहा है कि उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखना नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कर रहा होता है, वो मजबूर होता है, उसे नहीं पता होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, उसके अंदर जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो हमें कौन कौन से रूल्स को अपने जहन में रखना होता है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो प्रेफर करता है कि हम लोग उन लोगों को हायर कर लें जिनको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम जितनी मर्जी अच्छी इंग्लिश लिख लें, लेकिन जब तक हमारा आर्टिकल सर्च इंजन के रिपोर्ट्स ही नहीं पढ़ सकेंगे, हमारी वेबसाइट रैंक नहीं होगी। यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने आर्टिकल लिखते हुए क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी है, ठीक है। तो जब भी हम लोग अपना आर्टिकल लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है, आर्टिकल लिखने के सबसे पहले हमारे पास टाइटल आता है, ठीक है। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं उसमें सबसे पहले आप हमेशा टाइटल लिखते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ब्लॉगर दिखाऊं, तो ब्लॉगर के अंदर आर्टिकल लिखने से पहले आपके पास कौन सी ऑप्शन आ रही होती है कि आपने आर्टिकल का टाइटल लिखना है, ठीक है। तो आपका टाइटल क्या होना चाहिए, अभी तो आप रैंडमली टाइटल लिख रहे होंगे, आज से आपका जो टाइटल है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली से क्या बात है, आपके टाइटल के अंदर टारगेट कीवर्ड इन कीवर्ड टाइटल, ठीक है। टारगेट कीवर्ड से क्या मुराद है, यानी कि आप चाहते हैं कि जोन सा कीवर्ड लोग सर्च करके आपके आर्टिकल को तक पहुंचे, आपने हमेशा उसको अपने आर्टिकल के टाइटल के अंदर ऐड करना ही करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा है, फॉर एग्जांपल 100 टिप्स टू लूज वेट,
और आपने उसका जो है टाइटल रख दिया हाउ टू लूज वेट, तो आपकी वेबसाइट तक लोग नहीं पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाहते हैं कि लोग आपकी वेबसाइट आपके आर्टिकल तक पहुंचे और आपने किस कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं सिंपल मेहंदी डिजाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कीवर्ड क्या है, सिंपल मेहंदी डिजाइन है, लेकिन अगर आप अपने टाइटल में लिख लेते हैं लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन ऑफ 2020, तो कोई भी बंदा ये वाला कीवर्ड सर्च करते हुए आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? वो इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि आपने अपने टाइटल के अंदर अपने कीवर्ड को ऐड नहीं किया है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इसको एसईओ फ्रेंडली करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल मेहंदी डिजाइन ऑफ 2020 करना है, यानी कि आपने अपने कीवर्ड को ऐड करना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड सर्च किया, आपने सर्च किया सिंपल मेहंदी डिजाइन को, बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, और अगर आपने उस आर्टिकल के टाइटल के अंदर उस कीवर्ड को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है तो आपकी वेबसाइट तक उस कीवर्ड को सर्च करते हुए लोग नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी उस कीवर्ड को सर्च करते हुए आपके ब्लॉग के आर्टिकल तक आए, तो आपने ये करना है, हमेशा अपने आर्टिकल के अंदर कीवर्ड को इनकॉर्पोरेट करना ही करना है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्या कहते हैं टाइटल है, ये कहाँ पर शो हो रहा होता है, ये यहाँ पर शो हो रहा होता है। ये जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ये ब्लू कलर, ठीक है, आपके आर्टिकल का जो टाइटल है वो कहाँ पर शो हो रहा होता है, वो यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा होता है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या चीज सर्च किया, यहाँ मैंने सर्च किया था कोरोना वायरस टिप्स। तो आप लोग देखें जो मेरी वेबसाइट जो मुझे गूगल सर्च दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है, उसके अंदर कोरोना वायरस टिप्स टाइटल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस वेबसाइट के अंदर एक बहुत जबरदस्त आर्टिकल लिखा होता है कोरोना वायरस टिप्स के ऊपर, लेकिन अगर उन्होंने अपने टाइटल के अंदर इस कीवर्ड को मेंशन ना किया होता तो हमें ये वाली वेबसाइट हो सकता है यहाँ पर नजर ना आ रही होती। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमेशा आपके आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं उसके आर्टिकल के अंदर आपने अपने कीवर्ड को ऐड करना है, और हमेशा कोशिश करनी है ट्राई टू ऐड। अच्छा, यहाँ मैं कीवर्ड को KW लिख रहा हूँ, ठीक है, कीवर्ड इन स्टार्ट ऑफ यूर आर्टिकल टाइटल। ठीक है, सिर्फ आपने अपने आर्टिकल के टाइटल के अंदर कीवर्ड ही नहीं डालना, बल्कि आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपका जो आर्टिकल का टाइटल है वो शुरू ही आपके कीवर्ड से हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल में चाहिए, ठीक है, इन्होंने अपने आर्टिकल के टाइटल को शुरू ही कहाँ से किया है, कोरोना वायरस टिप से किया है। इससे क्या होता है, इससे सर्च इंजन को रीड करने में आसानी होती है कि आखिर आपका आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। तो जब आपने फ्यूचर के अंदर जब भी कोई आर्टिकल लिखना है, या फिर हम लोगों ने फ्राइडे को पढ़ा था ना, मैंने आपको कहा था आप लोगों ने एक गिग बनाना है जिसके अंदर आप लोगों ने ब्लॉग पोस्ट के टाइटल्स देने हैं। ठीक है, तो लोग आपको इसलिए हायर कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि ब्लॉग पोस्ट की जो टाइटल्स हैं, आर्टिकल के जो टाइटल हैं, वो सर्च इंजन फ्रेंडली किस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आपने उनको भी टाइटल लिखकर देना है, तो जो चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इन चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए उनको टाइटल लिखकर देना है, ऐसे रैंडमली लिखकर नहीं देना है। ठीक है, रैंडमली तो वो खुद भी कर सकते हैं, वो आपको सिर्फ इसलिए हायर कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एक एसईओ का टाइटल किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड को देखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके जो नंबर ऑफ वर्ड होते हैं, एक सेकंड में सर्च कर लूँ कि लेंथ कितनी होती है, ये सब में आमतौर पे चेंज होती रहती है, 60 कैरेक्टर। ठीक है, आपका जो टाइटल होना चाहिए ना, योर टाइटल मस्ट बी, ठीक है, यानी कि आप जो टाइटल लिख रहे हैं उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं, वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, करेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर वो 60 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने नोट किया होगा, आप सर्च रिजल्ट के ऊपर गूगल के ऊपर जब जाते हैं तो कुछ वेबसाइट्स के जो टाइटल होता है उसके आखिर में डॉट डॉट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा टाइटल कंसीडर नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, अपने टाइटल को हमेशा 60 करेक्टर्स का ही रखना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको 70 या 100 का रख लेंगे तो आपका टाइटल यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। गूगल जो है वो मैक्सिमम कितने वर्ड दिखा रही होती है यहाँ पे टाइटल के अंदर, मैक्सिमम वो आपको यहाँ पर सिर्फ 60 करेक्टर्स दिखा रही होती है।
ठीक है। इवन अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे कि एक परफेक्ट किस्म का टाइटल है, इसके अंदर 60 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इसकी बात कर लें तो ये भी 60 कैरेक्टर्स के अंदर ही अंदर आपको वो मिल रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई है। ये 3-4 चीजें, इन चीजों को हमेशा फोकस करना है। यानी कि आपने अब जब भी कोई आर्टिकल लिखना है अपने ब्लॉग के लिए या अपने क्लाइंट के लिए, आप लोगों ने, काफी लोगों ने गिग लगाया हुआ है ना कि आप एसईओ आर्टिकल लिख कर देंगे। तो आपने जब भी अपने क्लाइंट के लिए एसईओ आर्टिकल लिखना है, उसका टाइटल हमेशा उसके अंदर ये 3 चीजें होना जरूरी है। अगर आपने ये 3 चीजें जरूरी नहीं होंगी तो आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा। और अगर आपका आर्टिकल एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा तो सर्च इंजन को नहीं पता चलेगा कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर क्या चीजें लिखी हुई है। ठीक है, और ये चीजें हम कर ही इसलिए रहे हैं ताकि हम जो सर्च इंजन के जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे आर्टिकल को हमारे टाइटल की ही बेस के ऊपर जज कर सकें कि क्या हमारी वेबसाइट के अंदर चीज है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल दे देता हूँ कि हमने आर्टिकल के शुरू के अंदर एक कीवर्ड क्यों देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अली ने एक आर्टिकल लिखा है। ठीक है, अली ने आर्टिकल लिखा है, अली ने लिखा है फॉर एग्जाम्पल टॉप 10, फॉर एग्जाम्पल अली ने एक आर्टिकल लिखा है टिप्स टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा रिजवान ने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल का टाइटल क्या लिखा है, रिजवान ने लिखा है कोरोना वायरस टिप्स टू सेव टिप्स, कोरोना वायरस टिप्स एंड उर्दू लैंग्वेज। तो मुझे बताएं इनमें से ज्यादा बेहतर टाइटल, अगर हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है, कोरोना वायरस टिप्स है। यानी कि अली ने भी कोरोना वायरस टिप्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है और रिजवान ने भी किसके ऊपर, कोरोना वायरस की टिप्स के ऊपर आर्टिकल लिखा है। तो मुझे बताएं सर्च इंजन को ज्यादा आसानी किस आर्टिकल तक पहुंचने में होगी। सर्च इंजन को, यानी कि इन दोनों में से कुछ वेबसाइट को सर्च इंजन पहले शो कराना चाहेगा, पहले मुझे बताएं अली के आर्टिकल को या रिजवान के आर्टिकल को। ठीक है, दोनों ने जो आर्टिकल लिखा है दोनों ने कोरोना वायरस की टिप्स के ऊपर लिखा है। तो मुझे ये बताएं कि सर्च इंजन पहले किसके आर्टिकल को दिखाएगा, रिजवान के या अली के। अच्छा, जो कह रहे हैं नंबर 1, जरा मुझे ये बताएं कि 1 को क्यों दिखाए, अली के आर्टिकल को क्यों दिखाएगा, पहले मुझे जरा ये बताएं अली के आर्टिकल को क्यों दिखाएगा। हाँ जी, अली के आर्टिकल क्यों दिखाएगा, काफी सारे स्टूडेंट ने कहा है ना, जरा मुझे फटाफट से बताएं कि अली के आर्टिकल क्यों दिखाएगा। अली के आर्टिकल को इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि अली के आर्टिकल के अंदर जो कीवर्ड है वो आर्टिकल के टाइटल के बाद में आ रहा है, बल्कि प्रॉपर आ भी नहीं रहा है, अलग अलग से आ रहा है। ठीक है, शुरू के अंदर एक वर्ड आ रहा है और आखिरी वर्ड बाद में आ रहा है, जबकि रिजवान के आर्टिकल के अंदर ये कीवर्ड जो है शुरू में आ रहा है। तो सर्च इंजन पहले किसको शो कराएगा, पहले वो इस आर्टिकल को शो कराएगा अगर हम लोग सिर्फ टाइटल की बात करें। ठीक है, आगे कंटेंट की बात हम बाद में करेंगे। अगर हम लोग सिर्फ टाइटल की बेस के ऊपर सर्च इंजन ने इन दो में से किसी आर्टिकल को शो करना होगा तो वो इसको शो कराएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे हम लोग वापस आते हैं, दूसरी क्या चीज है, दूसरी चीज है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा चलते हैं, हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, क्या चीज सर्च करें हम लोग, यहाँ पे सर्च करते हैं पाकिस्तान ट्रैवल टिप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कीवर्ड है, हमारा कीवर्ड है पाकिस्तान ट्रैवल टिप्स। ठीक है, हम लोगों ने भी किस चीज को डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल को डिस्कस कर लिया है कि आपका टाइटल किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर कीवर्ड आना चाहिए, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन। आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन के दो चीजें हैं, दो चीजें। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपने अब इस चीज को अगर आप चाहते हैं
कि आपके आर्टिकल की डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरह से प्रॉपर्ली शो हो, तो आपने क्या करना है, अपने ब्लॉगर की सेटिंग में जाना है। ब्लॉगर की अच्छा, हम इस वक्त हम लोग जो चीज पढ़ रहे हैं वो सिर्फ ब्लॉगर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग बाद में जो है वो वर्डप्रेस से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। ये ब्लॉगर की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने गए हैं, सेटिंग के अंदर गए हैं, उसके बाद आप कहाँ पे गए हैं, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग की टेस्टिंग कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप जब न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही है। अच्छा, उन्होंने वो ऑप्शन खत्म कर दिया। अच्छा, हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। यानी कि आपने डिस्क्रिप्शन के थ्रू बताना है कि आपके आर्टिकल के अंदर किस टाइप का कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये आपके आमतौर पे फर्स्ट 100 वर्ड्स ऑफ आर्टिकल्स usually considered as डिस्क्रिप्शन फॉर सर्च, ठीक है। यानी कि जो आपके आर्टिकल के जो पहले 100 वर्ड्स हैं, सर्च इंजन उसको क्या कंसीडर करते हैं, ये वाला डाटा से कंसीडर करते हैं। ये बात समझ आ गई है। यानी कि आप अपने आर्टिकल के अंदर जो पहले 100 वर्ड्स होंगे उस चीज को सर्च इंजन, सॉरी, उस चीज को सर्च इंजन कहाँ पर शो कराएगा, उस चीज को सर्च इंजन यहाँ पर शो कराएगा। ये बात समझ आ गई है। तो मुझे ये बताएं कि आपको टाइटल से थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चीज मेंशन करनी है, ये बताएं। अभी हम लोगों ने टाइटल पढ़ा है ना कि टाइटल को हम लोग सर्च इंजन एसईओ फ्रेंडली किस तरह से बनाते हैं। तो जरा मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन को किस तरह से एसईओ बनाएंगे, सर्च इंजन फ्रेंडली बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पहले 100 वर्ड्स के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए कि सर्च इंजन जो है वो इजीली आपके आर्टिकल को रैंक कर ले, ये बताएं जरा फटाफट। हाँ जी, जरा थोड़ा सा सोच के बताएं। कीवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आपके आप यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एड मिनिमम 1 कीवर्ड इन फर्स्ट 100 वर्ड ऑफ योर आर्टिकल, ठीक है। अगर आपने अपने आर्टिकल के शुरू के अंदर ही अपने कीवर्ड को ऐड कर दिया है तो सर्च इंजन को ये रीड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आपने अपने आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप आपके जो आर्टिकल के पहले 160 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। 100 वर्ड्स के अंदर से आपने 100 वर्ड्स को हमने यहाँ पे सीख लिया, लेकिन 100 वर्ड्स के अंदर भी जो 160 कैरेक्टर्स है ना पहले आपके आर्टिकल के शुरू के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड को ड्रॉप आउट करना ही करना है। अगर आप उसको ड्रॉप आउट नहीं करेंगे तो सर्च इंजन को नहीं पता चलेगा कि आपका आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। इसलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि कभी किसी रैंडमली किसी वेबसाइट पे जाए ना, उन्होंने शुरू के अंदर ना बहुत ऐसे वर्डिंग लिखी होती है जिसकी कोई तुक्की नहीं बन रही होती, तो वो उन्होंने सिर्फ इसलिए लिखी होती है ताकि वो अपने आर्टिकल के शुरू के अंदर क्या कर सकें, अपने कीवर्ड को इनकॉर्पोरेट कर सकें, ठीक है। आमतौर पे लोग किस तरह करते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें, फॉर एग्जांपल आमतौर पे लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग ये कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका टाइटल है, अगर हम उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका टाइटल है कोरोना वायरस, ठीक है, कीवर्ड अगर आपका क्या है, आपने एक आर्टिकल लिखना है कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो आप आमतौर पे क्या करेंगे, आमतौर पे लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग आमतौर पे लिख रहे होते हैं आर यू लुकिंग फॉर कोरोना वायरस टिप्स आई एम शेयरिंग, ये हम ये भी कर सकते हैं, टू सर्वाइव फ्रॉम कोरोना वायरस you must follow some important coronavirus tips, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक कोशिश की है कि मैं अपने कीवर्ड को शुरू के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकूँ, ठीक है, 160 कैरेक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपने कीवर्ड को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया अगर बात करें। लेकिन अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात करें, ट्राई टू ऐड कीवर्ड
इन स्टार्ट ऑफ योर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इन स्टार्ट ऑफ आर्टिकल। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो आर्टिकल शुरू हो रहा है उसके शुरू में ही कोरोना वायरस टिप्स का नाम लिखें, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अरसलान से देखिए, मैं आपके क्वेश्चन का भी थोड़ी देर तक जवाब देता हूँ। ये हमारे लेक्चर के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अभी हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ ली, हम लोगों ने टाइटल पढ़ लिया, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पे ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखा है मिनिमम लिखा है, ठीक है। इसका आगे मतलब ये नहीं है कि आप अपने कीवर्ड को सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे। अगर आप पहले 100 वर्ड के अंदर 2 दफ़ा भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमसे अरसलान ने क्वेश्चन किया है, कहाँ पे किया, अरसलान ने हमसे क्वेश्चन किया है कि क्या हम अपने कीवर्ड को बार बार लिख सकते हैं। तो हमने कीवर्ड को बार बार नहीं लिख सकते हैं। अगर हम अपने कीवर्ड को बार बार लिखेंगे, यानी कि अगर 100 वर्ड के आर्टिकल के, फॉर एग्जांपल अगर अपने आर्टिकल के जो पहले 100 वर्ड्स हैं, अगर हम लोग उसके अंदर बार बार ही अपने कीवर्ड को लिखने लग जाएंगे, या अगर हम लोग अपने टाइटल के अंदर क्या कहते हैं बार बार क्या कहते हैं एक कीवर्ड को लिखने लग जाएंगे, तो सर्च इंजन के पास एक मैसेज जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या कर रहे हो, इलीगल वे को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने कीवर्ड को बार बार यूज नहीं करना है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, यूजिंग योर कीवर्ड अगेन एंड अगेन टू गेट योर वेबसाइट रैंक ऑन सर्च रिजल्ट, ठीक है। ये इलीगल है एंड इट इज अगेंस्ट एसईओ रूल्स। ये बात समझ आ गई है कि अगर आप की अपने टूल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप कीवर्ड को बार बार यूज करेंगे तो ये क्या है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स के अगेंस्ट है। तो आपने ये बार बार नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो सर्च इंजन जो है वो आपके जो वेबसाइट है उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक से मुराद ये है कि वो सिर्फ आपकी वेबसाइट को 10वें नंबर पर दूसरे तीसरे पेज पर लेके नहीं जाएगा, बल्कि वो अपने सर्च रिजल्ट से ही अपनी आपकी वेबसाइट को अब हमेशा के लिए रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ तरफ से क्वेश्चन पढ़ लूँ। आप लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कोरोना वायरस की 100 वर्ड के आर्टिकल मिनिमम कितने, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते तो क्या होना चाहिए, तो आपकी क्या होनी चाहिए बेस्ट। अगर हम लोग यहाँ पे रेशो की बात करें कि अगर आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो उसके अंदर कितनी दफा आप लोग कीवर्ड यूज कर सकते हैं, तो उसका कोई यानी कि कोई रूल नहीं है जनरल। लोग क्या कहते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बात करें। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप 100 वर्ड के आर्टिकल के अंदर मैक्सिमम 10 से 15 दफा अपने कीवर्ड को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी परसेंटेज कितनी होगी, इसकी परसेंटेज हो सकती है, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं मैक्सिमम 2% तक यूज कर सकते हैं कीवर्ड, ठीक है। बात समझ आ गई है। यानी कि अगर आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है तो उसके अंदर आप मैक्सिमम 10 से 15 दफा क्या कर सकते हो, अपने कीवर्ड को यूज कर सकते हो। और कीवर्ड का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आपका मेन कीवर्ड इज इक्वल टू योर मेन कीवर्ड एंड रिलेटेड कीवर्ड। ये बात समझ आ गई है। कीवर्ड से क्या मुराद है, कीवर्ड से मुराद ये है कि आपका मेन कीवर्ड, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस अगर आपका मेन कीवर्ड है तो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से होंगे, हम लोग गूगल करेंगे और गूगल करने के बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे और देखेंगे कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से आ रहे हैं। और ये कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं, वो ये वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये भी आपके कीवर्ड ही हैं। ये बात समझ आ गई है। लोग कोरोना वायरस न्यूज को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कोरोना वायरस गाइडलाइन को सर्च कर रहे हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, कोरोना वायरस टिप्स से रिलेटेड जो कीवर्ड है वो ज्यादा नजदीकी कौन सा कीवर्ड है, कोरोना वायरस गाइडलाइन। आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपको मजीद जो है कीवर्ड्स मिल जाएंगे। वो क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा है इस कोरोना वायरस एयरबॉर्न, ठीक है। इन कीवर्ड को भी आप क्या कर सकते हैं, यूर मेन कीवर्ड एंड रिलेटेड कीवर्ड। ये कितनी दफा होना चाहिए आपके 1000 वर्ड के आर्टिकल के अंदर, 10 से 15 दफा आप इसको कर सकते हैं। कीवर्ड्स के सिनोनिम्स भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और कीवर्ड के सिनोनिम्स कुछ नहीं होते हैं। कीवर्ड के जो सिनोनिम्स अगर हम क्या कहते हैं वो क्या होता है,
वो ये रिलेटेड कीवर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। एक कीवर्ड स्टफिंग क्या चीज़ होती है, आपने इसको टोटली इग्नोर करना है और आपने क्या करना है प्रॉपरली। जो हमारे पास रूल है वो ये है कि आपके आर्टिकल के अंदर मैक्सिमम 2% तक कीवर्ड यूज करें, इससे ज़्यादा कोई यूज ना करें। अगर आप इससे ज़्यादा यूज करेंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी, और कीवर्ड स्टफिंग जो है वो गूगल को शदीद नापसंद है। गूगल ऐसी वेबसाइट को पैनलाइज कर देती है। पैनलाइज से ये मुराद है कि वो आपकी वेबसाइट को अपने सर्च रिजल्ट से ही रिमूव कर देती है। और अगर आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट से ही रिमूव हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट का एक किस्म की डेथ हो गई है। लोग आपकी वेबसाइट तक ही नहीं पहुंच सकेंगे। जब आपकी वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकेंगे तो आपकी एड्स के ऊपर क्लिक नहीं कर सकेंगे, और अगर जब वो एड्स के ऊपर क्लिक नहीं कर सकेंगे तो आपकी एंडिंग नहीं होगी। सर अगर मैं एम एस वर्ड पर आर्टिकल टाइप कर रहा हूँ ब्लॉगर तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, तो तकरीबन चेंज हो जाती है। अच्छा इमरान बलोच, आपने इस क्वेश्चन को संभाल के रखना है, इसका आंसर बाद में देता हूँ। अभी हम लोग इसके बाद करें। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। हम लोगों ने अब तक क्या चीज़ सीख ली है। टाइटल जो है वो आपका ऐसी होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन जो है वो होनी चाहिए आपकी ऐसी। उसके कुछ रूल्स हैं और मैंने आपके साथ ही कुछ बता भी दिए हैं। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है, वो आपकी कीवर्ड स्टफिंग है। ठीक है, कि आपने अपने कीवर्ड स्टफिंग किसी भी तरह से नहीं करनी। अगर आप करोगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो पेनलाइज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग मजीद आते हैं। तीसरी चीज आपको क्या चीज नजर आ रही है, अगर हम लोग मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, आपको तीसरी क्या चीज नजर आ रही है? पाकिस्तान टूरिज्म के ऊपर चलता है, वहां पे ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। तीसरी चीज आपको सर्च रिजल्ट के अंदर एक चीज आपको क्या चीज नजर आती है, आपको टाइटल नजर आता है, डिस्क्रिप्शन नजर आती है, और आपको यहाँ पे क्या चीजें नजर आ रही है बताएगा कोई मुझे? ये वो चीजें हैं जो कि हम अपने सर्च बोर्ड को बता रहे होते हैं कि हम वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो जरा फटाफट से बताएं कि आपको यहाँ पर टाइटल नजर आ रहा है, आपको क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है, और आपको क्या चीज नजर आ रही है अपने आर्टिकल, आपको यहाँ सर्च रिजल्ट के अंदर कोई बताना पसंद करेगा? बिल्कुल, आपको जो तीसरी चीज नजर आ रही है जबरदस्त, नूरुल हक ने आंसर दिया है। तीसरी चीज आपको जो नजर आ रही है वो क्या चीज है, वो है टाइटल, यू सॉरी वो है यूआरएल। ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, वेबसाइट एड्रेस। ठीक है, तो अगेन से आपने क्या करना है, इसके अंदर भी हमारा सेम वही रूल है, ऐड कीवर्ड इन यूर आर्टिकल यूआरएल। ठीक है, अब यहाँ पे आप सब लोग कहेंगे ये किस तरह से डालेंगे, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। पहले मैं आपको इसके एग्जांपल दे दूँ किससे क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल अगर अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है, फॉर एग्जांपल हाउ टू लूज वेट, तो आपके आर्टिकल की जो यूआरएल होगा वो इस तरह से ही होगा ना। फॉर एग्जांपल www.1234.com/article नंबर 10। तो मुझे ये बताया ना आपके साथ ये दो सिनेरियो शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताएं सर्च इंजन को ज्यादा बेहतर कौन सा रहेगा, हाउ टू लूज वेट। ठीक है, आपके पास ये दो एग्जांपल्स हैं, मुझे बताएं कि इनमें से ज्यादा बेहतर कौन सा यूआरएल है, यानी कि सर्च इंजन की नजर के अंदर इन दोनों में से एसईओ फ्रेंडली कौन सा है। टाइटल आपका आर्टिकल का ये है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने इसको मेंशन किया हुआ है। जब आपने आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो उसका यूआरएल इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 1 आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया है, काफी सारे लोगों ने दिया है, हमारा आर्टिकल जो है वो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग इस चीज को किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको पहले ब्लॉगर के ऊपर सिखा देता हूँ। जब लोग वर्डप्रेस पढ़ेंगे तो वर्डप्रेस के ऊपर बता दूंगा। तो ये आपके सामने ब्लॉगर नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप आर्टिकल का टाइटल लिखें, यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखना शुरू कर दें, तो आपको यहाँ पर राइट साइड के ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रही है, पढ़ना लिंक है आपसे। आपने क्या करना है, क्या स्टक हो गई है स्क्रीन? क्या आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, अब नजर आ रही है। ठीक है, आई होप अब नजर आ रही होगी। अच्छा एक सेकेंड, मेरे ख्याल से स्क्रीन जो है वो स्ट्रक हो गई है। मैं इसको दोबारा से कनेक्ट करता हूँ स्क्रीन को, सिर्फ एक सेकेंड का मौका दें। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्लॉगर के ऊपर आ गया हूँ। अगेन से शुक्र नजर आ रही है।
टाइटल लिखना है आपने अपने आर्टिकल का, ठीक है, अपना आर्टिकल यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ राइट साइड के ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रही है परमा लिंक के नाम से। परमा लिंक से आप क्या चीज कर सकते हो, आप अपने आर्टिकल का जो यूआरएल है, आप लोगों को यहाँ नजर भी आ रहा होगा, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी का रख सकते हो। आमतौर पे जब लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ब्लॉगर के अंदर बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन है कि आपने अपने आर्टिकल का जो भी टाइटल लिखा होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, उसका प्रमाण लिख लिखा आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ हाउ टू लूज वेट इन 10 डेज, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपने आर्टिकल का टाइटल ये लिखा है, अगर आपने अपने आर्टिकल का टाइटल एसक्यू फ्रेंडली किया हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे देखें इसने मेरे जो यूआरएल है ना उसको एसईओ फ्रेंडली नहीं किया, ठीक है। उसको क्या किया है, टाइटल को, अच्छा उसने कर दिया ऑटोमेटिक, उसने क्या किया है, टाइटल से मेरे यूआरएल को उठाया और उधर लिख दिया, ठीक है। इन केस अगर आपके यूआरएल को वो एसईओ फ्रेंडली नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हो, कस्टम ऑप्शन के अंदर जाके अपनी मर्जी का यहाँ पर क्या कर सकते हो, टाइटल लिख सकते हो, अपनी मर्जी का यूआरएल क्रिएट कर सकते हो। ये बात समझ आ गई है। आमतौर पे ब्लॉगर के अंदर वो कर देता है, इन केस अगर वो नहीं कर रहा है तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर जाकर प्रॉपरली ऐड करना है। ये बात समझ आ गई कि आप अपने परमालिंक को किस तरह सेट कर सकते हो। अब इस तरह से मेरा परमालिंक जो है वो कस्टमाइज हो गया, यानी कि मेरी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर सेट हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई सब लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं। अच्छा, मजे की बात है, वो मजे अपना क्या कहते हैं, लेक्चर आराम से स्मूथली जा रहा होता है, एकदम से एक बंदा आता है और कोई ऐसा क्वेश्चन करता है जिसका आर्टिकल से कोई ताल्लुक है, उसका जिसका लेक्चर से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपका इस समय क्वेश्चन है, थोड़ा सब्र करें, आगे जाकर हम लोग क्वेश्चन आंसरिंग सेशन के अंदर इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जो हमारा जो यूआरएल है इसके अंदर हमेशा कभी भी जो है ना स्पेस नहीं होती है, ठीक है। यूआरएल के अंदर कभी भी there shouldn't be any space in URL, ठीक है। आपका जो URL है उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका URL इस तरह से नहीं हो सकता है www.123.com/ फॉर एग्जांपल हाउ टू लूज वेट, ठीक है। आपका यूआरएल इस तरह से नहीं हो सकता। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत कंसीडर होगा। आपका यूआरएल किस तरह का होना चाहिए, हमेशा www.123.com/how to lose, ठीक है। ये बात समझ आ गई, इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया आपको कि आपके यूआरएल के अंदर कभी भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको अंदर स्पेस डालोगे तो ये एसईओ के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। आप क्या करोगे, स्पेस की जगह इस डैश को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एड स्मॉल कैरेक्टर इन यूआरएल, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, हमेशा जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए। अगेन से यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ www.123.com/how to हाउ टू लूज वेट, ठीक है। इस तरह से आपका जो है टाइटल नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या कैसा होना चाहिए, www.123.com/how to lose, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया आपको, इसका डिफरेंस भी पता चल गया आपको, इसका डिफरेंस भी पता चल गया, ठीक है। रेड वाला जो है वो खराब है और जो सॉरी जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ वो सही तरीका है और जिसको मैंने बोल्ड नहीं किया वो गलत तरीका है। ये बात समझ आ गई है। ना ही स्पेस होनी चाहिए, ना ही स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, उसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, हमेशा कीवर्ड जो है वो हमेशा ऐड होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि कीवर्ड आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। अगर हम लोग ब्लॉगर की बात कर रहे हैं, आमतौर पे जो आपके आर्टिकल का यूआरएल जो होता है वो क्या होना चाहिए, वो आपका टाइटल ही होता है। अब यहाँ पे तीन चीज आपने ये चीजें सीख तो ली है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने चेक करना है क्या आप लोगों ने जो फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट किया था क्या वो भी सर्च इंजन फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या चीज सीखनी है, आपने यहाँ पे तीन चार चीजें सीख ली है ना, कि अभी हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बात कर ली है। आपने चेक करना है कि क्या आपने जो गिग क्रिएट किया है क्या उसका टाइटल एसईओ फ्रेंडली है
या नहीं है, क्या आपने उन चीज़ों को फॉलो किया है अपने फाइबर का गिग को क्रिएट करते हुए, अपने आर्टिकल अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिखते हुए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या आपने जो अपने फाइबर का गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है, क्या आपने उसके अंदर ये एसईओ की चीज़ों को फॉलो किया है, क्या आपने जो अपने आर्टिकल लिखे हैं क्या उसके अंदर आपने इन चीज़ों को फॉलो कब किया है। ठीक है, तीसरी क्या चीज़ है, आपने चेक करना है कि क्या आपका जो फाइबर के गिग का जो यूआरएल है, यानी कि फाइबर के गिग का जो लिंक है, कि क्या उसके अंदर आपकी कीवर्ड आ रहा है, क्या वो प्रॉपर्ली इस तरह से एसईओ ऑप्टिमाइज हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह आपने चेक करना है कि क्या आपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं ब्लॉगर के ऊपर, क्या वो प्रॉपर्ली एसईओ ऑप्टिमाइज हुए हैं या नहीं हुए हैं। बिल्कुल, यूआरएल हर पोस्ट का डिफरेंट होता है। हसीब ने क्या लिखा, स्क्रॉल करें। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप सब लोगों को। ये थोड़ी थोड़ी सी आसान आसान सी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जिसकी बेस के ऊपर क्या कर रही होती है, गूगल सर्च इंजन डिसाइड कर रहा होता है क्या कि आपकी वेबसाइट को रैंक करना है कि नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के क्या हम फाइवर के यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। आप फाइवर के यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके फाइवर का आपके गिग का यूआरएल डिफरेंट है और आपके गिग का टाइटल डिफरेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस गिग को डिलीट करके दोबारा से नया गिग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर वन ये। नंबर वन टू ये है, यही वाली बात आप क्या करेंगे अपने ब्लॉगर के लिए करेंगे, क्या आप अपने ब्लॉगर के ऊपर परमा लिंक को चेंज कर सकते हैं या यूआरएल को चेंज कर सकते हैं। तो फाइव अगेन से ब्लॉगर के ऊपर भी जब एक दफा पोस्ट पब्लिश हो जाती है, तो उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हो, उसके यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते। तो आप उसके टाइटल को डिस्क्रिप्शन को तो डेफिनेटली चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उसके यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन से पिछली पोस्ट को डिलीट करके नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके अंदर आपने उसका यूआरएल जो है वो प्रॉपर्ली सेट करना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अभी तो आपका कोई ब्लॉग किसी रैंकिंग पे ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने अपने ब्लॉग को प्रॉपर्ली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं किया। ठीक है, अभी आपका ब्लॉग किसी जगह पर भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें अभी हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ के अंदर कोई तकरीबन 20 चीजें होती हैं, हम लोगों ने उसको वन बाय वन पढ़ते जाना है। इतनी डिटेल में बताने का मकसद ये है कि आप लोग क्या कर सको, फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट कर सको कि आई विल क्रिएट एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स फॉर योर ब्लॉग, आई विल क्रिएट एसईओ फ्रेंडली, इसको मेटा डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर योर ब्लॉग। ठीक है, बिल्कुल हर पोस्ट का अलग यूआरएल होगा। ठीक है, 1000 पोस्ट होंगी, अगर आपने ब्लॉग पर 1000 पोस्ट ऐड किए तो उसकी 1000 यूआरएल होंगे। और डेफिनेटली थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर 10 आर्टिकल हैं तो डेफिनेटली 10 के 10 आर्टिकल एक ही यूआरएल से ओपन तो नहीं हो सकते ना। अच्छा, अगर आप लोगों ने चेक करना है कि क्या आपके आर्टिकल्स इंडेक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यानी कि आपने जो अपने आर्टिकल लिखा है कि क्या वो आप सर्च इंजन के ऊपर नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चले हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इन चीजों को जरा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को पता होगा कि इंडेक्स से क्या मुराद है। अगर नहीं पता तो पिछला लेक्चर देख लो, उसके अंदर मैंने आपको बताया होगा हाउ टू चेक वेदर अवर ब्लॉग इंडेक्स ऑन गूगल और नॉट। ठीक है, इसका क्या तरीका है, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप गूगल के ऊपर जाएं और ये वाली क्वेरी लिखें, साइट, और यहाँ पर अपने ब्लॉग का यूआरएल लिखें। तो फटाफट से मुझे कोई अपने ब्लॉग का यूआरएल बताएं, बल्कि रुके मैं यहाँ से उठाता हूँ आप लोग के असाइनमेंट में से किसी बंदे का ब्लॉग उठाता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या आपका ब्लॉग सर्च इंजन के ऊपर शो हो रहा है नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लॉग है। ठीक है, मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा और मैं गूगल के ऊपर जाके ये चीज को इस चीज को सर्च करूंगा। गूगल के ऊपर मैं जाऊंगा और जाकर इस चीज को सर्च करूंगा और ये मुझे बताएगा कि क्या मेरा ब्लॉग, ये जिस बंदे का भी ब्लॉग है, सर्च इंजन में नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने सर्च किया और गूगल क्या कह रहा है, गूगल कह रहा है कि आपका ब्लॉग जो है वो सर्च इंजन के ऊपर शो नहीं हो रहा है। ये बात समझ आ गई है क्यों शो नहीं हो रहा होगा, वो प्रॉपरली उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई, इसलिए शो नहीं हो रहा। हम लोग कोई और वेबसाइट उठा लेते हैं, किसी और का ब्लॉग यहाँ से उठाते हैं, इल्म की दुनिया को उठा लेते हैं। ठीक है, इधर इस चीज को यहाँ पे सर्च करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, HTTPS के साथ ट्राई करते हैं।
ठीक है, हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं क्या इनका ब्लॉग भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने देखना है कि क्या आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर लो, वो आपको बता देगा कि आपका ब्लॉग शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं हम लोग एक दो ब्लॉग्स को मजबूत। किसी का ब्लॉग भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखें जी, अब मुझे पता चल गया है कि किसका ब्लॉग क्यों शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया था अहमद सिद्दीकी का ब्लॉग। अहमद सिद्दीकी का ब्लॉग है ना, किसका ब्लॉग था ये? किसी का ब्लॉग था। ठीक है, इनमें से अहमद सिद्दीकी का ही ब्लॉग था शायद। ठीक है, और मैंने चेक किया है कि आखिर मेरा ब्लॉग चेक क्यों है, तो पता चला है कि इन्होंने अपने आर्टिकल कुछ लिखा नहीं, इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इन्होंने आर्टिकल उठाया, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो मुझे खुद बताएं थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके कि क्या गूगल को इनका ब्लॉग इंडेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बताएं मुझे फटाफट से। क्या गूगल को ये वाला ब्लॉग इंडेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिसके अंदर इन्होंने कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया हुआ है? फटाफट से बताएं। अभी हम लोगों ने एक ब्लॉग चेक किया है ना, उनका ब्लॉग जो है वो इंडेक्स नहीं हुआ है। तो मैंने चेक किया है, फॉर एग्जांपल ये वाला आर्टिकल था। मजे की बात है उस बंदे ने अपना आर्टिकल का टाइटल भी चेंज नहीं किया, टाइटल को भी कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो अगर आप इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि आप दूसरे लोग के आर्टिकल को कॉपी पेस्ट करके पब्लिश कर देंगे और आप उससे अर्निंग करने लग जाएंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, जैसे हम कोई एक और ब्लॉग उठाते हैं। अभी मैं आपके साथ रीजन शेयर करता हूँ कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अच्छा, मुझे भी कॉपी पेस्ट लगा है, जिस तरह से इसका फॉर्मेटिंग हुई है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दूसरा ब्लॉग आया हुआ है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। इस ब्लॉग को सर्च कर पाएगा। ठीक है, ये वाला ब्लॉग भी शो नहीं हो रहा है। एनीवेज, अच्छा, इनकी दुनिया पहले भी फेमस वेबसाइट है जी। नहीं, नाम कॉपी करने से कुछ नहीं होता है, नाम का से कोई ताल्लुक नहीं है। हर वेबसाइट की अलग आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी, आप लोगों ने देखा, मैंने एक दो वेबसाइट चेक की है, उसके अंदर आप लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, इसलिए नहीं किया हुआ है। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा ये चीज समझ आ गई है कि आप लोगों ने किस तरह चेक करना है कि आपका ब्लॉग इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। इंडेक्स किस तरह से करते हैं? वैसे तो अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर हाई क्वालिटी कंटेंट लिख रहे हैं और ये चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एसईओ फ्रेंडली, इनको फॉलो कर रहे हैं, तो आपका आपका जो ब्लॉग है वो नेचुरली क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा जज्बाती हैं और कहते हैं नहीं मैं नेचुरली इसको क्या कहते हैं इंडेक्स नहीं करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल को सेंड एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सेंड रिक्वेस्ट टू गूगल। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, आई थिंक तो होगी। ठीक है, तो अगर मेरे ये वाली ऑप्शन पहले मौजूद थी, अगर मैं देखता हूँ अगर ये ऑप्शन मौजूद है अब, ठीक है, वरना हम लोग क्या करेंगे, सबमिट ही हो रहा है। ठीक है, ये वेबसाइट आपके पास शेयर कर लेता हूँ, गूगल कंट्रोल। अच्छा, हमारे पास ये जो ऑप्शन उन्होंने टूल के अंदर कंसीडर कर दिया, तो इस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले भी हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जा रहा है, आप इनको फॉलो करते रहें कि आप क्या करें। अभी आप अपने आर्टिकल को प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज करें। अभी हम लोगों ने सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, कि थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे तो गूगल जो है वो क्या करेगा, आपके आर्टिकल को इंडेक्स करने लग जाएगा। ठीक है, और वैसे भी अभी आपकी वेबसाइट की जो एज है वो बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत न्यू न्यू वेबसाइट है, तो डेफिनेटली इसको इंडेक्स होने में टाइम लगेगा। लेकिन आगे जाके हम लोग टूल्स यूज़ करेंगे, गूगल के कुछ इन टूल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग गूगल को बता सकते हैं कि उसने हमारी वेबसाइट को इंडेक्स करना है या नहीं करना है। हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट अगर इंडेक्स हुई भी है तो वो कौन से नंबर के ऊपर रैंक हो रही है। ठीक है, उन टूल्स को हम लोग आगे जाके यूज़ करेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप इनको फोकस करें, हम लोग स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, आपने जो आर्टिकल दिख रहे हो उसके अंदर इन 3 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। आगे जाके हम लोग कल के लेक्चर के अंदर हम लोग मज़ीद चीज़ें पढ़ेंगे ऑन पेज एसईओ की।
यहाँ पे क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन है। अराइवल लिखना पड़ेगा? अराइवल से क्या मुराद है? अराइवल लिखना पड़ेगा या जस्ट टाइटल और नीचे आना? वेब जो पेज होगी क्या इम्प्रूवमेंट होगी? बिल्कुल वेबसाइट की एज भी कंसीडर करती है, लेकिन कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है कि आपका वेबसाइट कितना है। ठीक है। अच्छा शाहिद, आपने ये यूआरएल मेरे साथ क्यों शेयर किया है? ये आप खुद चेक कर लें। अभी मैंने आपको यहाँ पे तरीका तो बताया किस तरह चेक करना है। तरीका बताने का मकसद ही यही है कि आप इसको खुद से चेक करें। बल्कि क्या करें, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, बल्कि इधर ही अभी अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपसे। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आपकी वेबसाइट, कितने लोगों की जो वेब ब्लॉग जो है वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। फटाफट से करें तो इधर बताएं। 5 मिनट्स आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं, आपसे मैं इस वक्त काम करवा रहा हूँ और आप लोगों ने फटाफट से सारे क्वेश्चन आंसर छोड़ने हैं और आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज़ को फटाफट से वेरीफाई करना है। और ये हमारा तरीका है। और मुझे यहाँ पे आपने बताना है किस किस की वेबसाइट सर्च इंजन के ऊपर इंडेक्स हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, अभी आपने नहीं लिखना है। जब मैं आपको कहूँगा कि आप लिखें, जब आप लिखें, अभी आप सिर्फ क्या करें, आप लोगों के 5 मिनट है, बल्कि 5 मिनट बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास। 2 मिनट है, मुझे फटाफट से बताएं। अभी अभी नहीं बताना है, जब मैं कहूँगा आप लोगों ने जब बताना है। अच्छा अली रजा, आपने बताई है तो फिर क्या करूँ? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन बताएं। जब मैं आपको कहूँगा कि क्या आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है या नहीं हो रही है, आप लोगों ने जब बताना है, अभी नहीं बताना। फटाफट से सब लोगों ने। हाँ जी, अब बताएं। अब टाइप करना शुरू करें कि क्या आप लोगों की वेबसाइट नज़र आ रही है किसी को या नहीं नज़र आ रही है। नो। ठीक है, अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने लिखा है नो, बाकी लोगों ने क्यों नहीं लिखा है? हमजा शेख की आ रही है। ठीक है, अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट की नज़र आ रही है, हमजा शेख की नज़र आ रही है। गफ्फार अब्बास अजहर की आ रही है, अत्थर की आ रही है। ठीक है, 2 की आ रही है। 2 स्टूडेंट्स की यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट जो है वो नज़र आ रही है, अभी तक बाकी लोगों की नज़र नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया गया है, किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि किसी रशीद नाम के नाम से कोई स्टूडेंट था कि सर अप्लाई नाउ किस तरह से करते हैं। हाँ, मोहम्मद रशीद ने हमसे क्वेश्चन किया है कि हम लोगों ने अगर आर्टिकल लिखना है उसके अंदर अप्लाई नाउ कैसे करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बनता नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे जो टूल्स हैं इनको वन बाय वन नहीं सिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर आपने खुद से थोड़ा सा ईमानदारी से यहाँ पे अपना टाइम दिया होता तो आप ये क्वेश्चन ना करते। लेकिन मुझे लगता है कि आपने सोचा हुआ है कि हर चीज़ जो है वो खुद से नहीं करनी है, बल्कि दूसरों के ऊपर पूरी ज़िंदगी रिलाय रिलाय करना है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं उसके ऊपर आपने यहाँ पे चीज़ ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल अप्लाई नाउ का कोई बटन ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, आपने जो भी चीज़ ऐड करनी है उसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास लिंक की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्रिएट न्यू लिंक करेंगे और आपने जिस वेबसाइट के ऊपर इसको रीडायरेक्ट करना है उसका लिंक यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, और सिर्फ मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है रशीद, मोहम्मद रशीद। ठीक है, अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ 4-5 स्टूडेंट हैं, जैसे काशिफ ने भी कहा है कि उनकी वेबसाइट नज़र आ रही है।
ठीक है, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनकी वेबसाइट आ रही है, ज़्यादातर मेजोरिटी स्टूडेंट ने कहा है कि उनकी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ नज़र आती जाएगी, उसकी टेंशन ही नहीं है। वैसे भी मैंने आपको बताया हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी हम लोग अपने आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली करना सीख रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो आप। नुमान जान की वेबसाइट भी जो है वो क्या हो रही है, शो हो रही है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ की जो सिर्फ 3 चीज़ें हैं उनको सीखा है। तकरीबन कोई 20 मुख्तलिफ चीज़ें हमको साथ साथ सीखते जाएंगे। इतनी डिटेल में बताने का ये मकसद है कि आप ऑन, अच्छा मुझे बताएं कि आप ऑन पेज एसईओ की जो 3 चीज़ें हैं इनको कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 3 चीज़ें सीखी हैं ऑन पेज एसईओ की, तो आप इन चीज़ों को कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा ये बता दूं, आप लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बिल्कुल भी बेसिक चीज़ नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कीवर्ड को टाइटल के अंदर इनकॉर्पोरेट करना कितना मुश्किल हो सकता है, डिस्क्रिप्शन के पहले 160 कैरेक्टर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करना कितना डिफिकल्ट वगैरह हो सकता है। ठीक है, आप इसको कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, आप इसको फाइवर पे कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ब्लॉगर पे कर सकते हैं, आप इसकी अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की अगर कर रहे हैं उसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग की अगर सर्विस दे रहे हैं उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर के अंदर अगर हम लोग यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब की भी तो हमने करवानी है, जैसे कि नादिया सर्वर नादिया ने लिखा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पे कर सकते हैं। इवन आप फेसबुक पे भी तो कर सकते हैं, क्या ख्याल है? फेसबुक के ऊपर भी तो बिजनेस पेजेस होते हैं, आप उनके ऊपर भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि क्या आपके फाइवर के ऊपर जो आपने गिग्स बनाया है वो क्या इन 3 चीज़ों के रूल्स के मुताबिक है या नहीं है। आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं क्या इन चीज़ों के मुताबिक है नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं, अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, कि क्या आप जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, क्या अभी तक तो आप लोगों के जहन में ये होगा ना कि हम लोग जनरल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। अब आप लोगों ने जनरल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखकर नहीं देने, अगर आपके पास ऑर्डर आ रहा है आपने उसको प्रॉपरली एसईओ फ्रेंडली, एसईओ ऑप्टिमाइज करने हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें चीज़ों को फॉलो करें। आपने करके इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी कुछ भी लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, तो आपने इन तमाम रूल्स को फॉलो करना है। अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी हैं, बाकी हम लोग वक्त के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, किसी भी क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगेन से अगर आपने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करनी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ब्लॉगर के ऊपर आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। थीम टेम्पलेट का पोर्शन को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसी इंतजार में रहेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि फोटो कैसे ऐड करनी है, वीडियो कैसे ऐड करनी है, लिंक कैसे ऐड करना है, फिर तो हम यही करते रह जाएंगे पूरी ज़िंदगी। ठीक है, खुद से जब तक ट्राई नहीं करेंगे, मैं आपको जितना मर्जी सिखा लूँ, आप उस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट नहीं बन सकेंगे। ठीक है, वही वाली बात है कि आपके पास जब मोबाइल आया था तो आपने उसके साथ पंगेबाजी की थी, तो आप उसको वक्त के साथ साथ सीखते गए। ठीक है, या आप लोगों ने मोबाइल सीखने के लिए मोबाइल के ऊपर मैसेज कैसे करते हैं, व्हाट्सएप कैसे करते हैं, उसके लिए कोई कोर्स किया था आप सब लोगों ने, जरा ये बताएं। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आया है कि अगर आपने कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई हदीस लिखनी है, या किसी ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि अगर आपने उसके अंदर कोट लिखनी है, ठीक है, उसको किस तरह से लिखेंगे। अब हम हदीस को या कुरान शरीफ की आयत को तो रीराइट नहीं कर सकते हैं, क्या ख्याल है? हम लोग बात कर लेते हैं हदीस को, कुरान या बाइबल की वर्ड्स वगैरह को। ठीक है, या हम लोग बात कर लेते हैं कोड को, बात कर लेते हैं। इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को डेफिनेटली हम लोग रीराइट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ब्लॉगर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है कोड टेक्स्ट के नाम से। ठीक है, कोड टेक्स्ट के नाम से नजर आ रहा है। तो आपने जब भी कोई हदीस लिखनी है या ऐसी चीज जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि वो कोड भी हो सकते हैं, तो आपने हमेशा उसको कोड टेक्स्ट के अंदर लिखना है। इवन वो पोइट्री भी हो सकती है। ठीक है,
कोड टेक्स्ट के अंदर जब भी आप लिखेंगे, या मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका टेक्स्ट बड़ा कर लूँ जरा। फॉर एग्जाम्पल ABC को मैं समझें, ये जो है कोई कोड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी कोड को यहाँ टाइप करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको क्या सेलेक्ट कर लूंगा, कोड टेक्स्ट, ठीक है। ये ऑप्शन सबको नजर आ रही है। आप इसको ऐसे करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है ये कोड टेक्स्ट हो गया। कोड टेक्स्ट ऐड करने का मकसद ये है, हम सर्च इंजन को ये बता रहे हैं कि इस चीज के अंदर आपने कॉपीराइट का प्लेजरिज्म को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये एक वर्स कुरान शरीफ की या बाइबल की वर्स है, रिपोर्ट है या हदीस है, ठीक है। ये बात समझ आ गई है सब लोगों को? अच्छा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं तो आपकी ब्लॉग की पूरी पोस्ट इसके ऊपर हो। अगर आप इस तरह से करेंगे तो गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को कंसीडर ही नहीं करेगा, ये सारी चीज़ तो ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर है, हम इसकी वेबसाइट को क्यों रैंक करें, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं टॉप 10 कोर्स लिख रहे हैं, तो आपने अपनी पोस्ट के अंदर सिर्फ टॉप 10 कोर्स नहीं लिख देना, बल्कि आपने ये करना है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी लिखना है, जिसकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए वर्डिंग, 300 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, नीचे जो है वो कोर्स को ऐड कर सकते हो। ये बात समझ आ गई है? अगर आपने खाली सिर्फ ये चीज कर दी ना, टॉप 10 कोर्स और नीचे टॉप 10 कोर्स लिख दिए, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी नया नहीं है, गूगल आपको रैंक नहीं करेगा, वो इंडेक्स भी नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपने क्या करना है, इसको प्रॉपरली शुरू के अंदर एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ भी ऐड करना है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सर हमारे की अगर एक कीवर्ड बनाया है ब्लॉग के लिए, लेकिन उस कीवर्ड को सर्च नहीं किया, लेकिन कीवर्ड को लोग सर्च कर रहे हैं, तो क्या? बिल्कुल, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने एक आर्टिकल लिखा है फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस टिप्स के ऊपर लिखा है, लेकिन कोई बंदा इसको सर्च नहीं कर रहा है, लेकिन वो किसको सर्च कर रहा है, कोरोना वायरस गाइड लाइन को सर्च कर रहा है, तो क्या होगा, आपका आर्टिकल दूसरे कीवर्ड से भी रैंक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसी कीवर्ड से रैंक हो, बल्कि आपने अगर रिलेटेड कीवर्ड ऐड किए हुए हैं तो वो उनसे भी रैंक हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बंदा कोरोना वायरस गाइडलाइन को सर्च करे और अगर आपने अपने आर्टिकल के अंदर इसको मेंशन किया हुआ है, तो आपका आर्टिकल उससे भी शो हो सकता है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, आप में से भी जो लोग आए हैं जिन्होंने अब तक अटेंडेंस नहीं लगाई है, वो शराफत से फटाफट से अटेंडेंस लगा लें अपनी, ठीक है। इसमें आपका ही नुकसान है अगर आप इसका अटेंडेंस नहीं लगाएंगे, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी दिखाया है, बल्कि आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास अभी भी 95 स्टूडेंट्स हैं, वो पेंडिंग के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनको ऐड नहीं किया है, कि अगर हम बहुत सारे लोगों को ऐड कर लेंगे तो शायद हमारी क्वालिटी डिस्टर्ब हो। लेकिन अगर आप अपनी अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो हम डेफिनेटली आपको रिमूव करके आपकी जगह उनको रिप्लेस करेंगे। तो अपनी अटेंडेंस यहाँ पे प्रॉपरली लगाएं, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह को प्रॉपरली करते जाएं, ठीक है। सर इट्स मीन एसईओ इज अ गेम ऑफ यूजिंग कीवर्ड। बिल्कुल, एसईओ जो है वो सारा काम यही है कि आप अपने कीवर्ड्स को किस तरह से ऐड कर लो, ठीक है। और आप अभी हमें लग रहा होगा, अगेन से मैंने आपको बताया, ये चीजें आपको बहुत ईजी लग रही होंगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल करना शुरू होंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। आखिर जो बाहर के लोग हैं वो भी तो ये काम कर सकते हैं ना इजीली, लेकिन वो फिर भी वो आपको हायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा टाइमिंग लगती है, आपको प्रॉपरली सर्च करना पड़ता है कि आपके कंपटीटर ने किस टाइप का टाइटल लिखा है, आपके कंपटीटर ने किस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी है, उसने अपने यूआरएल के अंदर ऐसी क्या चीज़ लिखी है कि गूगल उसको रैंक कर रहा है, ठीक है। हम कंटेंट पोस्ट में लिखते हैं, क्या हम कीवर्ड को हर पोस्ट के कंटेंट के स्टार्ट साइम वकास? बिल्कुल, आप अपने कीवर्ड को शुरू में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने बस कीवर्ड लिख लिए हैं। आपका कीवर्ड जो है वो प्रॉपरली इंग्लिश सेंटेंस के साथ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिर्फ कीवर्ड ही लिख लेंगे तो वो अगेंस्ट गूगल के रूल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। हम रिलेटेड कीवर्ड कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया तो है आपको, कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड कैसे लिखते हैं, सर्च कैसे करते हैं। गूगल के ऊपर आप जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा, और फिर आप उन कीवर्ड्स को उठाकर अपने आर्टिकल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है।
सर मेरा ब्लॉग आई थिंक शो हो रहा है, डॉक्यूमेंट भी हो गए, लेकिन मेरे इस टॉपिक पर सीपीसी नहीं है। अगर आपके टॉपिक के ऊपर सीपीसी नहीं है तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसके ऊपर कोई काम करें, ठीक है। एक चीज जिसके ऊपर आपको कोई अर्निंग ही नहीं हो रही है तो उसके ऊपर टाइम ज़ाया करने का क्या फायदा। मोहम्मद अली मोहम्मद खान इसका आंसर पहले भी दे दिया था। डेफिनेटली अगर आप अपने आर्टिकल के ऊपर 10 आर्टिकल लिख रहे हो तो 10 आर्टिकल्स के 10 डिफरेंट यूआरएल ही होंगे ना। आप अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगेन से वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, वो यूनिक होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोरोना वायरस की गाइडलाइन के ऊपर आर्टिकल लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कीवर्ड को गूगल करूंगा। जब मैं यहाँ पे गूगल करूंगा तो उसके बाद मुझे यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं सारे के सारे मेरे कंपिटिटर्स हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस बंदे की चेक करूंगा कि इसने अपने टाइटल के अंदर क्या चीज लिखी है, कोशिश करूंगा इससे मिलता जुलता टाइटल हो। इसने अपने टाइटल के डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या चीज लिखी है, कोशिश करूंगा इससे मिलते जुलते डिस्क्रिप्शन। उसने अपना यूआरएल कैसे बनाया है, कोशिश करूंगा उससे मिलता जुलता यूआरएल बनाऊं ताकि मेरी वेबसाइट भी रैंक हो जाए। आखिर इसके टाइटल के अंदर, यूआरएल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई ऐसी खास बात है जिसकी वजह से गूगल ने इसको रैंक किया है। तो अगर आप ये चीज आई हो, आप सबको पता होगी कि अगर आपने अपने कंपटीटर से विन करना है तो आप अपने कंपटीटर को जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतनी ही आसानी से आप अपने कंपटीटर को क्या कर सकते हो, उसको इजीली बीट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये जो असाइनमेंट नंबर 9 थी, इनमें से काफी सारे लोगों ने इतनी खराब असाइनमेंट की हुई है। अगर आपने असाइनमेंट नहीं करनी थी तो ना करते। मैंने आपको बताया था ये असाइनमेंट का मकसद सिर्फ ये सिर्फ चेक करना है कि आप वाकई में अपने ब्लॉग के लिए काम करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो अगर आपको असाइनमेंट नहीं करनी है तो आप ना करें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि सीरियसली ब्लॉगिंग को लेकर जाना चाहते हैं, ताकि मैं चेक कर सकूं कि वो कितना कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने टाइटल वगैरह किस तरह से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको प्रॉपरली करें। जैसे कि भी मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे नाम याद नहीं है कि स्टूडेंट की एक बहुत ही खराब किस्म की असाइनमेंट करके दी है, नाम मुझे याद नहीं है, दूसरे नंबर पे था शायद, यही वाला शायद नाम है। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, हार्डली ना टाइटल लिख कर दिया हुआ है ना कुछ किया हुआ है। नहीं, ये वाला तो ठीक है। जैसे कि ये वाला, आई डोंट नो ये किसके असाइनमेंट है और इसको असाइनमेंट करने का मकसद क्या है। ठीक है, कोई टाइटल नहीं, यानी कि ये कोई टाइटल नहीं है, कोई बंदा खाली जाके इस चीज को सर्च नहीं करता, प्रॉपरली कीवर्ड सर्च करता है। अच्छा, वो मैंने असाइनमेंट गुस्से में अंदर, सर मैं वो वाली जो असाइनमेंट में दिखाना चाह रहा था वो मैंने शायद गुस्से में डिलीट ही कर दी है कि ये क्या मजाक किया मैंने, तो वो मैंने डिलीट कर दिया, मेरे पास इस वक्त नहीं है। अच्छा, हमें से कुछ लोग हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, क्या करने, उन्होंने गूगल शीट जो है ना उसके अंदर मुझे इनवाइट किया है। तो आपने गूगल शीट के अंदर मुझे इनवाइट नहीं करना है। आपने गूगल शीट जो बनाई है उसको डाउनलोड करें, वो डाउनलोड फाइल करके मुझे सेंड करें, या जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि शेयर के ऊपर जाकर लिंक यहाँ से कॉपी करके मुझे देना है, तो मुझे वो शेयर करके दें। ठीक है, इस तरह से, वरना मुझे इनवाइट करने का कोई फायदा नहीं है, मुझे वहां से इनविटेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको कॉपी करें इस लिंक को, और ये वाला लिंक जो है वो मेरे साथ शेयर करें ईमेल के अंदर। शाहिद इकबाल, इस सवाल का जवाब आप हमें देंगे, जो आपने हमसे सवाल किया है, आप इसका जवाब हमें देंगे। शाहिद इकबाल, इस सवाल का जवाब आज आप हमें देंगे, जैसा भी आता है दे दें। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ आप इसका जवाब सही दें, आपको इसका सवाल का जवाब जैसा आता है आप उसका जवाब दें। डेफिनेटली एक ब्लॉग है वो पिक्चर्स के साथ इफेक्टिव होता है, बंदे को पढ़ने में मजा आता है। शाहिद इकबाल, वही तो कह रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब आप हमें दें, कितना होना चाहिए एक ब्लॉग का सीपीसी।
अगर आपसे सानिया वहाब ब्लॉग पर थीम इंस्टॉल नहीं हो रही है तो आपने, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं बनता, ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। ठीक है, अब अगर हम लोग इस वक्त एसईओ के ऊपर आ गए, हम लोगों ने ब्लॉगिंग को पिछले हफ्ते वाइंड अप कर दिया था। ये क्वेश्चन आपको जब पूछना चाहिए था। इन केस अगर अभी भी नहीं हो रही है तो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन की पोस्ट क्रिएट करूंगा, वहां पे आपने स्क्रीनशॉट के साथ सारा कुछ बताना है कि थीम कहाँ से डाउनलोड की है और आप उसे किस तरह से अपलोड कर रहे हैं, ताकि कोई स्टूडेंट या अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको उसका प्रॉपरली रिप्लाई कर दूँ। शायद इकबाल आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि सीपीसी जितना ज्यादा होगा उतना ही फायदा होगा। अगर जीरो है तो आपको उससे शायद कोई अर्निंग ना हो, लेकिन जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ही फायदा होगा, जैसे ही कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया हुआ है। अच्छा, एक और चीज बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर जितने भी आप असाइनमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपके असाइनमेंट्स हैं जिसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा वो फाइवर या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके ब्लॉग की रीडिंग करने नहीं लगूंगा कि आपने आर्टिकल किस तरह का लिखा है, क्या वो यूनिक है या नहीं है, क्या आपने उसको एसईओ फ्रेंडली किया है कि नहीं किया। ठीक है, ये नामुमकिन सी बात है। आपको ये रूल्स पढ़ा दिए हैं, आप इनको फॉलो करें, इनको फॉलो करके अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिखें। ठीक है, ये चीज मैं चेक नहीं कर सकता हूँ, ये नामुमकिन सी बात है कि मैं 300 स्टूडेंट के ब्लॉग के आर्टिकल्स पढ़ने लगता हूँ। वो जो 1 लाख सीपीसी था, वो अच्छा इस तरह के डेफिनेटली कुछ कीवर्ड होते हैं जिनका सीपीसी 1 लाख तक भी होता है, और आमतौर पे वो कौन से होते हैं, वो लॉयर से रिलेटेड होते हैं। लॉयर 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 यानी कि लॉ की एजेंसीज जो होती हैं उनसे रिलेटेड हो सकते हैं, या इंश्योरेंस की जो एजेंसीज वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो आपका कीवर्ड यकीन इनसे रिलेटेड होगा, या फिर वो कोई मेडिकल की टर्म होगी। ये 3-4 चीजें होती हैं, इनसे रिलेटेड जो है वो काफी ज्यादा हाई होते हैं सीपीसी। ठीक है, चलिए जी, हम लोग यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। आप लोगों के मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हाँ जी, सुमाल खान कह रहे हैं अभी असाइनमेंट्स को रहने दें। ठीक है, आप असाइनमेंट ना करें अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। जो असाइनमेंट कर रहे हैं कम से कम मैं उनके तो असाइनमेंट को चेक करूंगा। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये मैं आपकी पिछले हफ्ते वाली असाइनमेंट के ऊपर अब जाए कमेंट करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। असाइनमेंट्स जो हो गई हो गई। अगर आपने टाइम पे असाइनमेंट नहीं सबमिट कराई तो डेफिनेटली आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आपके उसको कमेंट किया जाए। अच्छा जी, आप पूछ रहे हैं सीपीसी देख के डिस्क्रिप्शन, सीपीसी देखने के बाद डिसीजन। सीपीसी जो है ना, आप बस अपने मेन ब्लॉग का देख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आप लोग का जो मेन ब्लॉग है उसका सीपीसी किस चीज के ऊपर आप काम करें। जरूरी नहीं है कि आप हर आर्टिकल के ऊपर जब लिखने जा रहे हैं उसका सीपीसी चेक करें। मेन ब्लॉग का सीपीसी चेक करना ही इनफ है, काफी है उसके लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसके उसके क्या कहते हैं दूसरे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखना, उसके सीपीसी अच्छे हैं, तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसीलिए मैंने आप लोगों से पिछले वीक क्या करवाया था, एक ब्लॉग का प्लानर बनवाया था, ताकि आप अपने कीवर्ड्स निकाल लें और आपको पता चले कि आपने इन कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं अपने ब्लॉग के लिए। ठीक है, शादी की बात कि ब्लॉग का प्लानर बनाने का मकसद भी यही था। ठीक है, आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल, और कल हम लोग मजीद ऑन पेज एसपी को डिस्कस करेंगे। अभी तो बेसिक बेसिक चीजें चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाने का मकसद यही है कि आप परेशान ना हो जाए कि ऑन पेज एसपी के अंदर इतनी डिफिकल्ट चीजें क्या आ रही हैं। थोड़ा थोड़ा से हम लोग इसको मजीद एडवांस करते चले जाएंगे। सीपीसी को मल्टीप्लाई कर लें डॉलर के रेट से। अगर आप कीवर्ड प्लानर की बात कर रहे हैं तो कीवर्ड प्लानर के साइट के ऊपर ऑप्शन होती है, अगर फिर भी आपको नहीं मिली तो आप गूगल कर लें कि हाउ टू चेंज करेंसी ऑन कीवर्ड प्लानर, तो आपको वहां पे ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, अमीर क्या नाम था, अमीर अमीर अहमद शेख। ठीक है, मिनिमम सर्च वॉल्यूम वी शुड वर्किंग। सर्च वॉल्यूम जितना, अगर क्या कहते हैं 100 से लेके 1000 तक आ रहा है सर्च वॉल्यूम, लेकिन अगर उसका सीपीसी अच्छा है तो आप इससे वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे सर्च वॉल्यूम के ऊपर जाएं जो कि कम से कम 1000 तो होना, कम से कम पर मंथ 1000 तो आ रहे हो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर। ठीक है जी, यहीं पे हम लोग क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।